हाँ जी। तो लास्ट वाली क्लास में अपने राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस वाले पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें स्टार्टिंग वाले जो बेसिक 5 टॉपिक हैं सबसे पहले अपन उनको स्टार्ट करेंगे, यानी कंप्लीट सिलेबस नहीं लेके सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बेसिक ज्योग्राफी वाले टॉपिक हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक तो अपना रहेगा ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति। इसके बाद में राजस्थान की उत्पत्ति के बाद में उसकी लोकेशन और उसका एक्सटेंशन या विस्तार। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक वो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल जो लोकेशन और साइट है उससे रिलेवेंट। उसके बाद में फिजिकल डिवीजन एंड क्लाइमेट। तो सिलेबस में स्टार्टिंग के जो 4-5 टॉपिक हैं उनके नाम लिखिएगा, उसमें फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर अपन ओरिजिन ऑफ राजस्थान। तो सिलेबस में सारे टॉपिक्स नहीं लिखने, जो 20-22 कल बताए थे ना। तो ज्योग्राफी का जो जो पार्ट हम कवर करेंगे, पहले बेसिक ज्योग्राफी वाले 5 टॉपिक, उसके बाद में हाइड्रो ज्योग्राफी, उसके बाद में रिसोर्स ज्योग्राफी, उसके बाद में इकोनॉमी ज्योग्राफी। तो हेडिंग डालिए राजस्थान भूगोल और आगे ब्रैकेट में लिख देना सिलेबस या पाठ्यक्रम। उसमें बेसिक टॉपिक है वो कौन कौन से हैं? ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें सिलेबस में बेसिक वाले टॉपिक में ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति। नेक्स्ट है लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। नेक्स्ट है ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल। यहाँ प्लेसेस लिख दो, चाहे राजस्थान की जो हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल साइट एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेस या साइट एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। राजस्थान में ऐसे कुछ स्थल या स्थान जो पहले ऐतिहासिक तौर में अलग रहे हैं और प्रेजेंट में अलग हैं। जैसे पहले जांगल रहे, प्रेजेंट में कौन है? बीकानेर। पहले ढूंढाड़ है, वर्तमान में जयपुर या उसके आसपास का एरिया है। तो ये वोकेब वाला चैप्टर रहेगा। ज्योग्राफिकल टर्म्स में जैसे राठी है, तो राठी को रिप्रेजेंट करता है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जहाँ कम बारिश होती है। तो उनकी प्रेजेंट लोकेशन है वो देखेंगे अपन। तो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेज या साइट एंड दियर प्रेजेंट लोकेशन। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति, एवं उनकी वर्तमान स्थिति। अब राजस्थान का ये वाला जो पार्ट हम कवर करेंगे, राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति के अंदर क्या है? उसके फिजिकल डिवीजन, जो आपका रहेगा चैप्टर नंबर 4। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में लिखिएगा फिजिकल डिवीजन, भौतिक प्रदेश।
तो बार बार राजस्थान लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान भूगोल। तो नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल डिविजन्स, भौतिक प्रदेश। फिर भौतिक प्रदेशों की क्लाइमेट होगी, जलवायु, जो कि अपने आप में राजस्थान की जलवायु है। तो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट चैप्टर नंबर 5, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान या राजस्थान की जलवायु, या डायरेक्ट जलवायु लिख दो चैप्टर नंबर 3 के बाद में। फिजिकल डिविजन्स, भौतिक प्रदेश, और लास्ट वाला है क्लाइमेट या क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा ये चैप्टर, ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति वाला पार्ट। जैसा ही कल भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी पे कहीं ना कहीं हुई है, और पृथ्वी के निर्माण यानी पृथ्वी के ऊपर जो कॉन्टिनेंट या ओसेनिक पार्ट है, जो महाद्वीप है या महासागरीय भाग इस पे जो है, उनके निर्माण की कुछ थ्योरीज हैं जो ज्योग्राफी में दी हुई हैं। उसमें एक थ्योरी आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। उसमें अल्फ्रेड वेगनर ने पृथ्वी के जो महाद्वीपीय भाग हैं, महाद्वीप भाग का मीनिंग है कॉन्टिनेंट पार्ट, वो पृथ्वी के टोटल एरिया का लगभग 29% पार्ट है। इन महाद्वीपीय भागों के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने क्या शब्द यूज किया है? पेंजिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स जो कि आज वर्तमान में अलग अलग महाद्वीप बने हुए, ये सभी महाद्वीप पहले एक यूनिट थे, एक साथ जुड़े हुए थे, और इस पार्ट को कहा जाता था सुपर कॉन्टिनेंट, विशालकाय महाद्वीप, और उसका नाम क्या रखा इन्होंने? पेंजिया। और जो बचा हुआ इस पेंजिया के चारों ओर इस साइड में, इसके पीछे वाला जो भाग है, जो बचा हुआ भाग है, वो अपने आप में जलीय भाग, जलीय भाग को जनरली हम कहते हैं सागरीय भाग। और जब सागर बड़े हों तो महासागर, सागरों से घिरे हुए स्थलीय भागों को द्वीप कहा जाता है, और जब द्वीप बड़े हों तो महाद्वीप कहा जाता है। यानी जो बड़े लैंड पार्ट हैं जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं, उन लैंड पार्ट या स्थलीय भागों को जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं वो द्वीप, और अगर वो बड़े हों तो महाद्वीप। और जो बड़ी जलीय राशि हैं वो सागर, और बहुत बड़ी विशालकाई हो तो महासागर यानी ओशियनिक पार्ट। तो इन महासागरों के लिए इन्होंने एक शब्द लिया। वर्तमान में तो महासागर अलग अलग हैं, कोई इंडियन ओशियन है, कोई पैसिफिक है, कोई अंटार्कटिका है, कोई अटलांटिक है, कोई आर्कटिक है। तो अलग अलग ओशियनिक पार्ट, सभी महासागर पहले एक यूनिट माने गए, यानी पूरी विशालकाई जलराशि को एक यूनिट माना गया, और उस एक यूनिट को नाम क्या दिया गया? पेंथालासा। जो संपूर्ण पृथ्वी का कितना परसेंट? तो संपूर्ण पृथ्वी का अगर ये 29% है, तो बचा हुआ पानी वाला एरिया 71% पार्ट। तो ये जलीय क्षेत्र पेंथालासा। समय के साथ साथ जैसे जैसे पेंजिया आगे दो भागों में डिवाइड हुआ, तो पेंजिया के दो पोर्शन बने फिर, एक तो अंगारा लैंड नदन पार्ट, और एक इसका सदन पार्ट गोंडवाना लैंड। तो नेक्स्ट वाले मैप में पेंजिया के अपन दो पार्ट दिखाते हैं, जिसमें पेंजिया का एक तो नदन पार्ट और एक इसका सदन पार्ट, और बीच वाला भाग जिसमें दरार आई उसको नाम दिया गया भूसनती, और भूसनती का नाम हमने क्या रखा? टेथिसी। तो ये पेंजिया का नदन पार्ट और ये इसका सदन पार्ट। नदन पार्ट यानी उत्तरी भाग, दूसरा भाग है जो इसके सदन में था सदन पार्ट, दक्षिणी भाग। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये अंगारा, और ये पेंजिया का भाग है यानी लैंड पार्ट का, कॉन्टिनेंट पार्ट का, यानी स्थलीय भाग का हिस्सा है। तो अंगारा के आगे क्या शब्द यूज होगा? लैंड। अंगारा लैंड, यानी कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा, तो लैंड पार्ट।
इस वाले भाग को एक दूसरा नाम और भी दिया जाता है, लॉरेशिया। जबकि अंगारालैंड के दक्षिणी भाग को नाम क्या दिया गया? नॉट गोंडवाना लैंड, इट्स गोंडवाना लैंड। गोड, ईश्वर नहीं, गोंड। साउथ की कुछ समय पहले एक मूवी आई थी RRR। उसमें देखा होगा कि अंग्रेज हैं वो एक गोंड बालिका को उठा के लेके जाते हैं। उसको छुटाने के लिए जो साउथ वाला जो एक्टर है उसको छुटाने के लिए छुटाने के लिए फिर पीछे आता है। तो ये गोंड इंडिया की सबसे बड़ी और आदिम जनजातियों में से है। यानी भारत में सबसे बड़ी जो ट्राइब्स है वो गोंड है, जैसे राजस्थान में सबसे बड़ी मीणा है, वैसे भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से गोंड ट्राइब है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड उन वाले क्षेत्रों में रहती है। तो इसी कारण अपने जो भारत का प्राचीन हिस्सा है प्रायद्वीप पठार वाला, उसको गोंडवाना लैंड, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और उस पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड जनजाति कहा जाता है। तो फ्लो में अपने इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो गोंडवाना नहीं है, गोंडवाना है, GOND। गोंडवाना और स्थलीय भाग होने के कारण इसमें भी आगे क्या लगाएंगे? लैंड। और इन दोनों स्थलीय भागों के बीच में जो दरार आई उसको नाम दिया जाता है, वैसे तो ज्योग्राफिकल टर्म्स में नाम देते हैं भूसनती। जियोसिंक्लाइन। और इसका हमने नाम क्या रखा भूसनती का? टेथिस। और इसमें जल होने के कारण इसको सागर बोल दिया गया। तो सागर बोलने का मीनिंग ये नहीं है कि समुद्र है, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखा जाए तो क्या है? भूसनती। तो जनरली जैसे कल एग्जाम्पल भी दिया कि मैंने फतेह सागर, तो फतेह सागर एक झील है, सागर नहीं है। तो टेथी सागर भी ऐसे एक सागर नहीं होके अपने आप में क्या है? भूसनती। तो इसका मीनिंग पूछा जाए टेथी सागर का, यानी टेथी सागर जिसके बारे में 15th वर्ड लिखना है वो आपको। तो फर्स्ट, टेथी सी इज ए जियोसिंक्लाइन। टेथी सागर एक भूसनती है विच इज लाइज बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। फिर इसके अंदर इंडिया के कौन कौन से फिजिकल डिवीजन है? जैसे अपने राजस्थान का थार डेजर्ट इसी पे बना हुआ है। उत्तर विशाल मैदान है, वहां पे भी पहले टेथी सागर था। अपना हिमालय रीजन है, वहां पे भी पहले टेथिस सी था। तो हिमालय, नदर्न ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट आर फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी। हिमालय, उत्तर विशाल मैदान और थार डेजर्ट है, ये सब किस पे बने हुए हैं? टेथिस सी के ऊपर। तो इसका मीनिंग अपने काम के यहाँ जो भाग हैं, जैसे हिमालय है, हिमालय के ऊपर का हिस्सा भारत के पास नहीं है। इसका मीनिंग अंगारा लैंड अपने पास नहीं है। अपने यहाँ की जो लैंड है वो किस पे है? गोंडवाना लैंड। या कुछ भाग अपना है वो किस में है? टेथी सागर। तो इसका मीनिंग राजस्थान या भारत के निर्माण में जिन दो भागों का योगदान है, एक तो पेंजिया के सदर्न पार्ट का योगदान है गोंडवाना लैंड का, और एक टी का योगदान है टेथी सागर। तो राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वो जेटी से हुआ है, यानी पेंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से, और टी का मीनिंग टेथी सागर से। तो पहले ये डायग्राम बनाइए, फिर इसमें इन शब्दों के मीनिंग देखेंगे। पेंजिया क्या है, पेंथालासा क्या है और टेथी सी क्या है। चैप्टर का हेडिंग है राजस्थान की उत्पत्ति। फर्स्ट टॉपिक है, उसमें फर्स्ट ये डायग्राम बनाइए। फर्स्ट वाले डायग्राम में दो पार्ट इंडिकेट किए हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल पार्ट महाद्वीपीय भाग, दूसरा ओसेनिक पार्ट यानी महासागरीय भाग। कॉन्टिनेंटल एरिया को बोला गया है पेंजिया। कॉन्टिनेंट पार्ट है, ये क्या है? पेंजिया।
दूसरा जो ओसेनिक पार्ट या महासागरीय भाग है पेंथलस, यानी जो एरिया छोटा है 29%, वो नाम भी थोड़ा छोटा दिखाई देगा पेंजिया। पेंथलासा जो बड़ा एरिया है, नाम भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम नहीं आएगा। महाद्वीपीय भाग जिन्हें पेंजिया कहा जाता है, आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। उत्तरी भाग अंगारा और सदर्न पार्ट या दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। अलग होने के बाद बीच में जो दरार आई भूसनती जियोसिंक लाइन, उसको नाम दिया गया टेथिस सी, टेथिस सागर। तो इस डायग्राम में तीन कॉन्सेप्ट ने, एक तो महाद्वीपों को लेकर पेंजिया, एक महासागरों को लेकर पेंथलस, और एक पेंजिया के टूटने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट बनता है जियोसिंक लाइन या भूसनती यानी टेथिस सी। तो डायग्राम बनाने के बाद इसमें फर्स्ट हेडिंग लीजिएगा पेंजिया। ये लो ना, थोड़ा फास्ट लिखो आप लोग। इतने सारे पेन से लिख ले तो 1 2 3 4 5 6। इस आदमी ने 6 पेन से लिख लिया और तुम एक से नहीं लिख पा रहे हो अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां से लाते हो ये? मेरे को लगता है एक दुकान पे तो नहीं मिलते होंगे। एक पे कॉपियों में इतने रंग क्या करेंगे? जिंदगी में रंग होने चाहिए। और किसी स्टूडेंट ने अच्छा जवाब भी दिया था मुझे, जब कॉपियों में रंग होंगे तो जिंदगी में भी होंगे। इरशाद। हाँ जी, ये शब्द किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? ये जो जर्मनी के जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी जिन्होंने चट्टानों का अध्ययन किया वो अपने आप में जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, और जलवायु का अध्ययन करता है वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट के ज्ञाता थे। यानी चट्टानी भागों के बारे में भी, पृथ्वी की आंतरिक चट्टाने हैं,
उनके बारे में भी इनको नॉलेज था, और क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में भी अध्ययन किया था। इस कारण इनको कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट। अल्फ्रेड वेगनर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, यानी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे भी, ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ बेसिक टॉपिक हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसमें कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये दो पढ़ाए जाते हैं आपको शुरुआत में। तो शायद मैडम वाली क्लासेज आपके लगी हों, किसी भी आप में से नहीं लगी तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जैसे ही लगेंगे ये क्लासेज तो उसके अंदर ये थ्योरीज पढ़ोगे आप, पृथ्वी के निर्माण संबंधित। तो उसी से संबंधित थ्योरी थी इनकी। तो उस थ्योरी में इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर स्टार्टिंग में जो महाद्वीप बने वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, और उन जुड़े हुए महाद्वीपों को, यानी महाद्वीपों का जो विशालकाय भाग था जो एक साथ जुड़ा हुआ था, उस महाद्वीप को इन्होंने कहा स्टार्टिंग में सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट का मीनिंग है महाद्वीपों का संयुक्त रूप, सभी महाद्वीप जुड़े हुए हों तो उसको कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। और उसके लिए ज्योग्राफिकल टर्म्स इन्होंने क्या यूज की, पेंजिया। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, ऑल कॉन्टिनेंट्स लिख दो या सुपर कॉन्टिनेंट इज नोन एज पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपों को संयुक्त रूप से, महाद्वीपों को संयुक्त रूप से यानी सबको मिलाकर जो एक यूनिट के रूप में बोला जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, पेंजिया। तो इसमें पेंजिया क्या किया, ये रेफरेंस देते हुए लिखिएगा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, सुपर कॉन्टिनेंट ब्रैकेट में लिख देना ऑल कॉन्टिनेंट्स यानी सभी महाद्वीप। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर कॉन्टिनेंट ब्रैकेट में लिख दो ऑल कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट ब्रैकेट में ऑल कॉन्टिनेंट्स यानी सभी महाद्वीप। तो वर्तमान में तो सभी महाद्वीप अलग अलग हैं, लेकिन पहले सुपर कॉन्टिनेंट एक यूनिट था, उसको क्या बोला गया, पेंजिया। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर कॉन्टिनेंट ब्रैकेट में ऑल कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपों को संयुक्त रूप से संयुक्त रूप का मीनिंग है सभी महाद्वीप, ब्रैकेट में लिख सकते हो सभी महाद्वीप। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपों को संयुक्त रूप से ब्रैकेट में सभी महाद्वीप संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि एक समय निकलने के बाद एक टाइम पीरियड आया था पृथ्वी के ऊपर, कार्बोनिफेरस एज। उस कार्बोनिफेरस एज में महाद्वीपों का टूटना स्टार्ट हो गया था। कार्बोनिफेरस एज को कहा जाता है पृथ्वी की प्रथम उथल पुथल, जिसपे जो वेजिटेशनल एरिया जो ऊपर था वो नीचे चला गया, और वनस्पति जो नीचे गई वो आज वर्तमान में अपने को किसके रूप में मिलती है, कोयले के रूप में। तो जिस एज में पृथ्वी का अधिकांश कोयला बना, उस एज को नाम दिया जाता है कार्बन एज या कार्बोनिफेरस एज। तो कार्बोनिफेरस एज में ये टूटना स्टार्ट हुए, यानी एक समय के अंतर के बाद, कालांतर में, यानी एक काल के अंतर के बाद। तो कालांतर में जो पेंजिया है वो कितने भागों में डिवाइड हुआ, दो भागों में। नदन पार्ट उसका क्या बना, अंगारा, और सदन क्या बना, गोंडवाना। तो ये जो डेफिनेशन लिखे इसी में नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यूस लिखो। वर्तमान में या कालांतर में, वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। एट प्रेजेंट पेंजिया is divided into two parts. At present पेंजिया is divided into two parts. कालांतर में या वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। पेंजिया is divided into two parts. जो यहाँ फैक्ट आपने जो यूज किया ना, दो भाग, इसको अंडरलाइन करके, अब ये दो भाग इसके कौन से थे, तो एक भाग तो इसमें अपने को पता है अंगारा लैंड है, तो ये डायग्राम में इंडिकेट कर रखा है।
अंगारालैंड का मीनिंग क्या है? नदन पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज अंगारालैंड। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारालैंड कहलाता है। इसका अपोजिट डेफिनेशन उधर लिखना है। तो नदन पार्ट का अपोजिट क्या होता है? उत्तरी भाग का अपोजिट होता है दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग को क्या बोला गया है? गोंडवाना लैंड। अंगारालैंड में लिखना है पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा जाता है। नदन पार्ट ऑफ पेंजिया, यानी जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा जाता है, जबकि पेंजिया के दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया जाता है? गोंडवाना लैंड। तो वही थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा है अपन ने इसमें। नदन पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज अंगारालैंड, और इसका अपोजिट, नदन का अपोजिट क्या होगा? सदन। सदन पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज गोंडवाना लैंड। तो कई बार क्या है, ये नदन और सदन होता है, ये अपने माइंड में क्या चल रहा होता है? इक्वेटर लाइन चल रही होती है आपके। आप क्या सोचते हो? आप इसको धीरे धीरे ये सोचने लग जाते हो कि 0 डिग्री के उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग। तो 0 डिग्री यहाँ बेस नहीं है, यहाँ बेस है टेथिस सी। कि टेथिस सागर के ऊपर का जो हिस्सा दिखेगा वो क्या है? अंगारालैंड। यानी जो दरार आई, जियोसिंक लाइन आई, उसके ऊपर का हिस्सा अंगारालैंड था और उसका नीचे का हिस्सा क्या था? गोंडवाना लैंड। अपने को पता है कि जो भारत की स्थिति है वो गोंडवाना लैंड में है, यानी पेंजिया के सदर्न पार्ट में। लेकिन ये जो भारत का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा आपके इक्वेटर लाइन के ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर। तो इसका मीनिंग यहाँ बेस 0 डिग्री नहीं है। 0 डिग्री तो बेस होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें काम आएगा वो, जिसमें अक्षांशों का बेस जो होता है लेटीट्यूड्स का, वो बेस होता है 0 डिग्री। ये अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड का बेस नहीं है। गोंडवाना लैंड और अंगारालैंड का बेस तो ये बीच वाला टेथिस से ही है। इसके ऊपर का हिस्सा है तो अंगारालैंड, और इसके नीचे का हिस्सा है तो गोंडवाना लैंड। अब अंगारालैंड के जो एग्जाम्पल हैं, या यूं कहें कि अंगारालैंड वाला जो पार्ट है उसके एग्जाम्पल या उदाहरण कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो ये आपको ध्यान हो तो कल मैप में मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर में है नदन अमेरिका, उसके जस्ट सामने है यूरोप, यूरोप के पास में नदन एशिया, उत्तरी एशिया, जबकि इंडिया है सदर्न एशिया में, यानी गोंडवाना लैंड में। तो उत्तरी एशिया अलग है अंगारा में, और सदर्न एशिया है गोंडवाना में। तो अंगारा लैंड वाले एग्जाम्पल याद रखो। उसके बाद में जितने भी महाद्वीप बच गए वो सारे गोंडवाना लैंड, यानी कंप्लीट याद नहीं करना, इधर याद करो, बाकी बचे हुए महाद्वीप सारे उधर ही रहेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अंगारा के नीचे आप लिख सकते हो उदाहरण, यानी जो पेंजिया का उत्तरी भाग है उसमें एट प्रेजेंट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? तो एक तो आता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसी जो सामने यूरोप, और यूरोप के टच में अपने नॉर्थ एशिया। तो अपना संबंध जो है वो सदर्न एशिया से, दक्षिणी एशिया। तो इनके अपोजिट उत्तर लिखते रहो। नदन एशिया का, नॉर्थ एशिया का अपोजिट साउथ एशिया, दक्षिणी सॉरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यूरोप के जस्ट नीचे की ओर है अफ्रीका। नॉर्थ एशिया के अपोजिट है साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या के ब्रैकेट में लिखना? भारत। तो भारत लिख दिया तो मेरे हिसाब से राजस्थान लिखने की आवश्यकता नहीं है, भारत में ही राजस्थान है। तो इनके अपोजिट, नॉर्थ अमेरिका का अपोजिट है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यूरोप के नीचे अपोजिट है अफ्रीका। नॉर्थ एशिया के अपोजिट है साउथ एशिया, भारत। फिर भी राजस्थान नहीं दिखे तो ऑब्लिक करके लिख लेना इसमें। कई बार रहता है कि राजस्थान तो बताया ही नहीं था आपने। और साउथ एशिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, मीनिंग है इधर वाले 3 रट लो, और उसके बाद जो भी याद आए वो उधर ही रहेगा, याद नहीं आए तो भी उधर ही रहेगा। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, यूरोप के अपोजिट नीचे की ओर अफ्रीका, नॉर्थ एशिया के अपोजिट साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका।
अब जैसे एग्जाम में पेंजे के बारे में क्वेश्चन दिया गया आपको 15 वर्ड, तो जैसा आपने लिखा है इट इज वैसा ही आंसर लिखना है कि पेंजिया क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर ऑल कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज पेंजिया, सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? पेंजिया बोलते हैं। एट प्रेजेंट पेंजिया इज डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, नदर्न पार्ट इज नोन एज अंगारा लैंड एंड सदर्न पार्ट इज नोन एज गोंडवाना लैंड। उनके जो एग्जांपल्स हैं वो लिख दो। अंगारा वाले ऊपर वाले हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ एशिया, और बच गए वो जितने भी हैं वो सारे गोंडवाना लैंड वाले। तो इसमें पेंजिया तो अपना एक कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट डायग्राम में क्या बचा हुआ है? पैंथालासा। पैंथालासा देखो राजस्थान ज्योग्राफी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब अपन ने लिखा तो इसका मीनिंग तो लिखेंगे अपन। लेकिन क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि महासागर राजस्थान में कोई भी नहीं है। इंडिया के टच में जरूर है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, लेकिन राजस्थान से इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं। तो पहले जितने भी महासागर थे उन सबको एक यूनिट के रूप में क्या बोला गया था? पैंथालासा। सेकेंड पॉइंट डालिएगा, पैंथालासा। रेफरेंस इसमें भी वही रहेगा, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से, यानी मिलाकर सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। सभी महासागरों को संयुक्त रूप से, सभी महासागर यानी जो सुपर ओशियनिक पार्ट, ब्रैकेट में लिख दो, और ऑल ओशियंस, सभी महासागर जो एट प्रेजेंट में अलग अलग ओशियनिक पार्ट में डिवाइड है। कोई पैसिफिक है, कोई अटलांटिक है, कोई आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, इंडियन ओशियन है। तो सुपर ओशियनिक पार्ट मीन्स ऑल ओशियंस इज नोन एज पैंथालासा। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर ओशियनिक पार्ट इज नोन एज पैंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। अब जो पैंथालासा है ये अपने को पता है कि वर्तमान में तो कई भागों में डिवाइड है, लेकिन इस पैंथालासा का एक सबसे बड़ा हिस्सा है पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट, यानी प्रशांत महासागर। तो अगर ओशियनिक पार्ट को अगर हम 100% मान लें, सभी महासागरों को अगर हम 100% मान लें, वैसे तो हमें पता है कि ये पृथ्वी का कितना परसेंट पार्ट है? 70। लेकिन अगर अपन वाटर बॉडी को 100% मान लें तो उस वाटर बॉडी में पैसिफिक ओशियन जो अकेला है वो सभी महासागरों में से अकेला 46% है, और बाकी जो बच गए अन्य 4 महासागर वो हैं 54%। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि लगभग प्रशांत महासागर है विश्व के जलीय भागों का लगभग आधा है, अप्रोक्सीमेट हाफ है, 50% के आसपास है। तो इस कारण इसको पैंथालासा का मूल महासागर माना जाता है, यानी मेन ओशियनिक पार्ट ऑफ पैंथालासा इज पैसिफिक। यानी पैंथालासा का मूल महासागर या मुख्य महासागर किसको माना गया है? तो पैंथालासा का मुख्य महासागर प्रशांत महासागर। तो ये नीचे नोट में लिखेगा, डेफिनेशन के बाद में जो लिखा है पैंथालासा कहा जाता है, उसी के जस्ट नीचे नोट या विशेष में लिखो। पैंथालासा का मुख्य महासागर प्रशांत महासागर। पैंथालासा का मुख्य महासागर प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन is main oceanic part of Panthalassa. Pacific Ocean is main oceanic part of Panthalassa. पैंथालासा का मुख्य महासागर या मूल महासागर प्रशांत महासागर। इसका मीनिंग जो सबसे बड़ी यूनिट है
पहले ये यूनिट ही अपने आप में क्या थी, पैंथालासा। तो आज भी उसका जो बचा हुआ या जो बड़ा भाग है उसको क्या माना है, प्रशांत, यानी इसका मेन भाग ये है। और बाकी जो बच गए हैं लगभग 50 या 54%, उसमें बचे हुए अन्य महासागर काउंट होते हैं। तो इस वाले भाग से तो अपने को इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ये है ही नहीं। तो इस वाले डायग्राम में जो दोनों पार्ट थे कंप्लीट हो गए, जो सभी महाद्वीप हैं इनको मिला के पेंजिया, और महासागरों को मिला के पैंथालासा। अब पेंजिया के डिवाइड होने के बाद जो एक नया भाग बना था जियोसिंक लाइन यानी टेथिस सी, ये तीसरा पार्ट हेडिंग में लीजिएगा, टेथिस सी। तो टेथिस सागर क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए कि इट्स ए जियोसिंक लाइन, यह एक भूसनती है। यानी महाद्वीपों के टूटने से जो दरार या गैप आता है उसको कहते हैं जियोसिंक लाइन। टेथिस सी इज ए जियोसिंक लाइन which is lies between Angara Land and Gondwana Land. Which is lies between Angara Land and Gondwana Land. टेथिस सागर यह एक भूसनती है जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित, यानी जैसे डायग्राम में दिख रहा है एज इट इज वैसा ही लिखा है। इट्स ए जियोसिंक लाइन विच इज लाइज बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ये एक भूसनती है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित। अब अपने को पता है कि भारत का जो ये सदन वाला इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो उसमें भारत का जो प्रायद्वीप पठार है, ये वाला जो पार्ट है, प्लेट्यू पार्ट है इंडिया में, पठारी भाग, और ये 3 और पानी से घिरा हुआ है। तो चारों ओर पानी से घिरा होता तो आइलैंड या द्वीप, और 3 और पानी से घिरा है तो प्रायद्वीप। पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये तो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। चारों ओर पानी से घिरा होता तो हम द्वीप या पठार बोलते फिर, लेकिन 3 और पानी से घिरा हुआ है तो उसको द्वीप नहीं बोल के प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये जो लोकेशन है ये है प्रायद्वीप, और इसके बीच में जो है ये है पठार, इस कारण इसको बोलते हैं प्रायद्वीप पठार। ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी पेंजिया का दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग है उसमें ये वाला हिस्सा अपना यूरोप और उत्तरी एशिया वाला हिस्सा, और इसके बीच में इंडिया का ये जो पार्ट है ये है टेथिस सी। और इस टेथिस सी के अंदर जिन फिजिकल डिविजन्स का निर्माण, भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है इंडिया में, उसमें एक तो हिमालय। जब इंडियन ज्योग्राफी में आप हिमालय के बारे में पढ़ोगे तो हिमालय में एक लाइन लिखी जाती है कि टेथिस सी इज द मदरलैंड ऑफ हिमालय। टेथिस सागर है वो हिमालय की गर्भ भूमि है या मातृभूमि है, यानी इसी टेथिस सागर के गर्भ से निकला हुआ है हिमालय। फिर हिमालय का निर्माण हुआ तो इसके ऊपर इसके हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट अधिक होने के कारण जो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी है वो धीरे धीरे अधिक हाइट होने के कारण इसके ऊपर जमने लग गई, और इसके ऊपर ग्लेशियर बनने लग गए, आज भी मौजूद है। तो हिमालय की जो रिवर्स है उनको हम, अधिकांश नदियों को हम ग्लेशियर रिवर ही मानते हैं, जिनसे हर समय पानी आता है। सिंधु नदी, गंगेटिक जो रिवर है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से जो नदियां नीचे की ओर आई, इस साइड में इन्होंने बड़े मैदानों का निर्माण स्टार्ट किया, जिसको हम कहते हैं भारत का उत्तर विशाल मैदान। प्लेन एरिया बना मैदान, भारत के उत्तर में बना और काफी बड़ा बना, इस कारण कहते हैं उत्तर विशाल मैदान। इस उत्तर विशाल मैदान का एक हिस्सा अपने अरावली के पश्चिम में भी बना था, सरस्वती नदी का मैदान। एक समय के बाद यह सरस्वती नदी हिमालय का एक हिस्सा आता है हिमाचल प्रदेश में, वहां से ये नदी आती है। हिमाचल में एक जगह आती है कालका, पीछे से बोलो और चाहे आगे से बोलो, कालका कालका।
तो इस वाले एरिया से राजस्थान की ओर आने वाली ये नदी एक समय तक तो बहा करती थी, उसके बाद में इसमें ग्लेशियर समाप्त होने के बाद इसका पानी धीरे धीरे सूख गया और वर्तमान में राजस्थान के केवल उत्तरी भाग तक, जहां वर्तमान में इसका ज्योग्राफिकल नेम घग्गर, धीरे धीरे हम इसको आजकल डेड रिवर भी बोलने लग गए। डेड रिवर यानी मृत नदी। पहले ये एक विशालकाय नदी थी, बड़ी नदी थी, जो राजस्थान में बाढ़ लाया करती थी, जिसके कारण इसको सोरो ऑफ राजस्थान कहा जाता था, राजस्थान का दुख कहा जाता, क्योंकि इसमें फ्लड या बाढ़ के कारण लोग मर जाया करते। और अब नदी मर गई। कहते हैं समय समय की बात है। तो ये वाला जो भाग है, ये समय के साथ क्लाइमेट चेंज हो गई। अपने यहाँ क्लाइमेट चेंज हो गई तो ये धीरे धीरे टेथी सागर का ये हिस्सा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट में, और इसको नाम हमने क्या दिया, थार डेजर्ट। इसका मीनिंग है हिमालय रीजन, नदन ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट आर फॉर्म्ड ऑन टेथी सी या आर फॉर्म्ड इन टेथी सी। ये टेथी सागर पर या टेथी सागर में निर्मित है। तो टेथी सागर के नेक्स्ट लाइन में जो अभी आपने लिखा है कि भूसनती अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखो हिमालय उत्तर विशाल मैदान, उत्तर लिख दो चाहे उत्तरी लिख दो, मीनिंग है कि उत्तरी विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान एवं थार डेजर्ट एवं थार मरुस्थल या थार डेजर्ट का निर्माण टेथी सागर पर हुआ है। हिमालय रीजन या हिमालय माउंटेन या डायरेक्ट हिमालय लिख दो, अंडरस्टूड है, माउंटेन या हिमालय। हिमालय, नॉर्थ ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट आर फॉर्म्ड ऑन टेथी सी, आर फॉर्म्ड ऑन टेथी सी। हिमालय उत्तर विशाल मैदान एवं थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है, आर फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी या इन टेथिस सी कर दो, चाहे भूसन्नति है दरार इन या ऑन दोनों ही ठीक है। टेथिस सागर में निर्मित है या टेथिस सागर पर निर्मित है। इनके नाम लिखने हैं, हिमालय उत्तर विशाल मैदान और थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है, का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। इसका मीनिंग ये वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें राजस्थान, अब ये तो क्या है आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला वो पार्ट है। अब इसको हम राजस्थान की ओर कन्वर्ट करेंगे इस थ्योरी को। तो राजस्थान के अंदर इसमें से सिर्फ दो ही भाग अपने काम में आते हैं, एक तो पेंजिया का सदर्न भाग गोंडवाना लैंड और एक इन दोनों के बीच का हिस्सा टेथी सागर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान या राजस्थान का निर्माण। तो एक लाइन का गैप छोड़ के हेडिंग डालिए राजस्थान का निर्माण। तो अभी तक तो वो लिखा जो ये ऊपर दो डायग्राम बने हुए थे, उसमें जितने भी पॉइंट्स थे उनका मीनिंग बताया कि पेंजिया क्या है, तो पेंजिया महाद्वीपों को बोला गया है। पेंथालासा क्या था, तो ये महासागरों को बोला गया है। और टेथिस सी क्या था, तो पेंजिया के जो दो भाग थे उसके बीच की भूसनती को टेथिस सी बोला गया है। अब जैसा कि अपना चैप्टर था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, राजस्थान का निर्माण। अब राजस्थान का निर्माण, जैसे कि ऊपर आपने जो भी वोकेब आई है जिसका मीनिंग आपने बताया, उसमें राजस्थान से रिलेवेंट कौन कौन सी थी, जेटी। राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है, जेटी। तो यहाँ ये शॉर्ट में लिख दो राजस्थान का निर्माण जेटी। और अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक तो जी यानी इधर गोंडवाना लैंड, और सेकंड आपने क्या लिखा, टी यानी टेथिस सी। अब आपको क्या लगता है इन दोनों पार्ट में से राजस्थान में ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जो पहले बना होगा, गोंडवाना लैंड वाले पार्ट। गोंडवाना लैंड वाले पार्ट, जैसे कि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश माने जाते हैं, 4 फिजिकल डिवीजन है राजस्थान में, जिसमें दो तो है टफ पार्ट चट्टानी भाग यानी माउंटेन और प्लेट्यू। तो माउंटेन के रूप में तो राजस्थान में कौन है, अरावली। और प्लेट्यू या पठार के रूप में, पठार के रूप में जहां हाड़ा राजाओं ने शासन किया उसको हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती। उसी एरिया में पठार है, इस कारण उसको कहते हैं हाड़ौती प्लेट्यू।
तो ये जो दो टफ या कठोर भाग हैं ये तो हैं अपने गोंडवाना लैंड के भाग जो कि पहले बने हुए हैं, और इन दोनों में भी पहले कौन बना? अरावली। अरावली के बारे में वर्ड में एक लाइन बोली जाती है, अरावली, अरावली इज एन ओल्डेस्ट माउंटेन। अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो ये प्राचीनतम, अगर पूरे विश्व में प्राचीनतम पर्वतमाला है तो तय है कि राजस्थान के जितने भी फिजिकल डिवीजन है, डेजर्ट, अरावली माउंटेन, ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती पठार, इन चारों भौतिक प्रदेशों में ये सबसे प्राचीन है। और गोंडवाना लैंड वाले प्राचीन होते हैं, तो गोंडवाना के दो ही भाग हैं, इसमें प्राचीन अरावली है, तो इसका मीनिंग अरावली के बाद क्या बना होगा? हाड़ौती का पठार। और इसके बाद में जो मिट्टी या सोइल वाले पार्ट है वो ये दोनों है। ये था पहले सरस्वती का मैदान, और इस साइड वाला राजस्थान में कई नदियों का मैदान है, माही, चंबल, बाणगंगा, कई नदियां बहती है इस साइड में। इसको कहते हैं राजस्थान में ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। अब समय के साथ साथ इधर वाला जो मैदानी भाग है वो ड्राई होता चला गया, सूखता चला गया, एरिड कंडीशन में आ गया। तो एरिड कंडीशन में आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेजर्ट। तो इस एरिया में भी पहले टेथिस सी था, इस एरिया में भी टेथिस सी। नदियों ने यहाँ सेडिमेंट्स जमा किए तो टेथिस सी में क्या बन गए? मैदान। इधर बन गया पूर्वी मैदान और इधर राजस्थान का पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान की क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई तो ये मैदान किस में कन्वर्ट हो गया? डेजर्ट। तो ये डेजर्ट बना किस में? टेथिस सागर। और ये पूर्वी मैदान है, ये भी किस में बना? टेथिस सागर। तो पूर्वी मैदान का निर्माण यानी ईस्टर्न प्लेन जो है उसका निर्माण तो आज भी कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि माही नदी आज भी बहती है, चंबल इस एरिया में आज भी बहती है, बाणगंगा उस एरिया में आज भी बहती है। लेकिन उस साइड में सरस्वती नदी समाप्त हो गई है, वहां सिर्फ डेजर्ट बचा है, उसका सिर्फ एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा उसका। अपन कहते हैं मार्च ऑफ डेजर्ट, यानी मरुस्थल है वो बढ़ रहा है आगे, फॉर्मेशन नहीं हो रहा उसका। फॉर्मेशन तो क्लाइमेट चेंज होती है, उसका निर्माण तो हो गया था उसी टाइम। तो इसका मीनिंग टेथिस सागर में पहले बना मरुस्थल, और जो आज भी कंटिन्यूस बनता जा रहा है वो पूर्वी मैदान। तो इन चार भौतिक प्रदेशों का निर्माण दो भागों पे हुआ है, एक तो जी पे और एक टी पे। यानी अभी लिखा ना राजस्थान का निर्माण, तो राजस्थान के निर्माण का मीनिंग, जैसे मैं कहूँ किसी व्यक्ति का निर्माण या मेरा निर्माण, मेरे निर्माण का मीनिंग है मेरी फिजिकल पार्ट्स का बनना, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का बनना। सेम वैसे ही राजस्थान के निर्माण का मीनिंग है उसके फिजिकल डिविजन्स का बनना। तो राजस्थान में फिजिकल डिवीजन कितने हैं? चार हैं। और वो कितने भागों से बने हैं? एक तो गोंडवाना लैंड से बने हैं और एक टेथिस सागर। फर्क दोनों में यह है, जी वाले भाग हैं वो पहले बने और थोड़े टफ हैं, तो टफ होंगे माउंटेन और प्लेट्यूज। और जो बाद में टी से बने हैं उसमें सेडिमेंट है, अवसाद है, मिट्टी पाई जाती है, जैसे डेजर्ट और पूर्वी मैदान। और इन चारों में हमें पता है सबसे ओल्डेस्ट या प्राचीन और सबसे नवीन है मैदान, पूर्वी मैदान। तो अरावली सबसे प्राचीन है और मैदान सबसे नवीन है। तो अरावली के साथ दूसरा किसको रखते हो? हाड़ौती को। मैदान के साथ दूसरा, तो चारों का सीक्वेंस पूछा जाए तो दो का तो हमें पता है कि अरावली ओल्डेस्ट है और ईस्टर्न प्लेन न्यूली फिजिकल डिवीजन नवीन भौतिक प्रदेश। तो अरावली प्राचीन, मैदान नवीनतम, तो अरावली के साथ दूसरा हाड़ौती और मैदान के साथ मरुस्थल। तो सीक्वेंस प्राचीन से नवीन की ओर चलेंगे तो अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल, पूर्वी मैदान। और नवीन से प्राचीन की ओर चलेंगे तो दो का तो पता है हमें, पूर्वी मैदान और लास्ट में इधर अरावली। तो मैदान के साथ तो रहेगा मरुस्थल और उधर अरावली के साथ रहेगा हाड़ौती। यानी मैदान, मरुस्थल, हाड़ौती, अरावली, ईस्टर्न प्लेन, डेजर्ट एरिया, हाड़ौती प्लेट्यू एंड अरावली माउंटेन। तो अब ये जो अपने दो भाग लिखे हैं राजस्थान का निर्माण जीटी से, तो इसमें एक तो ये याद रखना, अल्फाबेट जब लिखते हैं जी पहले आता है या टी पहले आता है? जी को पहले लिखना है। अब जी वाले भौतिक प्रदेश भी पहले बने हैं। गोंडवाना लैंड वाले कौन कौन से बने हैं? टफ वाले पार्ट हैं इसमें, अरावली और अरावली माउंटेन एंड हाड़ौती प्लेट्यू। अल्फाबेटिक सीक्वेंस में टी बाद में आता है, तो इस वाले भाग बाद में बने हैं, और उसमें भी सबसे बाद में कौन बना है? ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। और मैदान से पहले बना है डेजर्ट। हाड़ौती प्लेट्यू और सबसे पहले बना हुआ भाग है अरावली माउंटेन।
अरावली माउंटेन के नीचे एरो करके लिख दो ओल्डेस्ट प्राचीनतम, और यहां से इस साइड में एरो करके और इसके नीचे लिख दीजिएगा नवीनतम। लेटेस्ट या न्यूली फिजिकल डिवीजन, नवीनतम भौतिक प्रदेश, और ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। एक सीक्वेंस में पूछा जाए तो ये प्राचीन से नवीन की ओर, उधर से पूछा जाए तो अपोजिट रहेगा। हालांकि चारों देखे इसमें से जनरली जो क्वेश्चन पूछने हैं वो यही पूछने हैं, चारों में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, जनरली ये क्वेश्चन अधिक पूछा गया है। सीक्वेंस पूछ लें तो एज इट इज बताना है, पहले टफ पार्ट बता देना है अरावली और हाड़ौती, फिर सोइल वाले पार्ट बता देने हैं मरुस्थल और मैदानी भाग। तो राजस्थान का जो निर्माण है वो कितने भागों से हुआ है, 2, और उसमें कितने फिजिकल डिवीजन है, 4। तो निर्माण हुआ है जी से और टी से, यानी गोंडवाना लैंड से और टेथी सागर, जिसमें टफ वाले पार्ट पहले बने हैं अरावली और हाड़ौती, सॉइल या सेडिमेंट वाले पार्ट बाद में बने हैं जैसे मरुस्थल और मैदानी भाग। मैदानी का निर्माण कंटिन्यूस अब भी जारी है क्योंकि नदियां अब भी बह रही हैं कंटिन्यूस। अब राजस्थान के ये जो 2 भौतिक प्रदेश हैं यानी गोंडवाना लैंड वाले इधर वाले, ये इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप इनका स्टडी करो या जब आप भारत का भूगोल पढ़ोगे तो इसमें आप एक एरिया पढ़ोगे इंडिया के अंदर, ये प्रायद्वीप पठार, प्लेट्यू रीजन। इंडियन ज्योग्राफी में जो पठारी भाग है उसका अध्ययन 2 तरीके से किया जाता है। इस प्लेट्यूज में एक तो आती हैं अपनी माउंटेन्स या कुछ पर्वतमालाएं, एक आएंगे इसमें भारत के प्रमुख पठार, यानी ये तो एक बड़ा एरिया है जिसको अपन ने प्रायद्वीप पठारी बोल दिया। बाकी इस पठार में कुछ माउंटेन्स भी हैं और कुछ प्लेट्यूज भी हैं। अलग अलग स्टेट में उन पठारी भागों को अलग अलग नाम दिया हुआ है, और इसमें जो पर्वतमालाएं हैं उनको भी अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो इस प्रायद्वीप पठार में इस पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में प्रमुख पर्वतमालाएं कौन सी हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी आपकी पढ़ी हुई है तो आपने पढ़ा होगा कभी नाम पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, इधर एमपी की ओर जाती हुई सतपुड़ा, गुजरात से इधर बिहार की ओर जाती हुई विंध्यन माउंटेन, इधर गुजरात से दिल्ली राजस्थान होते हुए दिल्ली की ओर जाती हुई अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन जो राजस्थान में है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। तो इसका मीनिंग है माउंटेन के रूप में राजस्थान, प्रायद्वीप पठार का कौन सा माउंटेन राजस्थान के पास है, अरावली माउंटेन। फिर प्रायद्वीप पठार के प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा जाता है, यानी इसमें कुछ प्लेट्यूज भी हैं, पठारी भाग भी। अब इन पठारों के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र की ओर एक पठार आता है, उसको नाम दिया जाता है दक्कन का पठार, दक्कन डेक्कन प्लेट्यू। महाराष्ट्र से अगर आप कर्नाटक की ओर चले गए तो इसको नाम दिया जाएगा मैसूर प्लेट्यू, मैसूर का पठार। आप इस साइड में तेलंगाना की ओर चले गए तो पहले तो ये आंध्र प्रदेश था, तब तक तो ये क्वेश्चन था कि तेलंगाना का पठार कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब तेलंगाना का पठार तेलंगाना में ही है क्योंकि वो स्टेट बन गया है। इस साइड में आप ऊपर की ओर आओगे तो मध्य प्रदेश में विंध्यन और सतपुड़ा के पास में, सॉरी विंध्यन के ऊपर की ओर यहाँ एक पठार आता है मध्य प्रदेश वाले एरिया में, उसको कहा जाता है मालवा पठार। मालवा पठार से इस साइड में राजस्थान की ओर एक पठार आता है जिसको हम कहते हैं माल या हाड़ौती पठार, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया में प्लेट्यूज को हम माल कहते हैं और हमने इसमें हिस्टोरिकल शब्द भी यूज कर रखा है। हाड़ाओं के कारण हमने इसको हाड़ौती का पठार बोल दिया। और इस हाड़ौती पठार से अगर आप इस साइड में एमपी की ओर चले गए तो एमपी और यूपी के बीच में एक पठार आता है, उसको बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। एमपी और यूपी के बीच में, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में भी एक पठार आता है जिसको बघेलखंड का पठार कहा जाता है। ये उस साइड की जो जाति है, कास्ट है, वो है। जैसे ये एमपी और यूपी के पास में यहाँ जगह आती है झांसी, झांसी की रानी की जो पोइम या कविता आती है उसमें सुना भी है आपने, हर बोले बुंदेलों के मुँह सुनी हमने एक कहानी थी। तो ये बुंदेलों का एरिया है ये, तो जहाँ बुंदेलों का एरिया वो बुंदेलखंड, और एमपी से छत्तीसगढ़ की ओर जाते हैं वो बघेलों का क्षेत्र है, उसे बघेलखंड। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो बघेल क्योंकि बघेल कास्ट, तो ये बघेलखंड इधर वाला है छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़। एमपी यूपी की तरफ बुंदेलों का एरिया बुंदेलखंड। राजस्थान के इस साइड में हाड़ाओं का एरिया हाड़ौती,
और एमपी की ओर शब्द ज्योग्राफिकल शब्द यूज किया है माल रीजन यानी मालवा प्रदेश। इंडिया के सदन में जाओगे तो महाराष्ट्र में बड़ा पठार है दक्षिण की ओर, तो सदन की ओर होने के कारण इसको दक्कन पठार, डेक्कन प्लेट्यू। महाराष्ट्र में मैसूर में पठार है तो मैसूर का पठार, इधर तेलंगाना में है तो तेलंगाना का पठार, एक आंध्र प्रदेश में आएगा रायलसीमा का पठार। इसका मीनिंग भारत के प्रायद्वीप पठार में अलग अलग राज्यों में इन प्लेट्यूज को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो इसका मीनिंग भारत के इस प्रायद्वीप पठार में एक हिस्सा हमारे पास भी है। हमारे वाला है वो किस नाम से है? मीनिंग है कि राजस्थान के लिए तो ये कितने भौतिक प्रदेश हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में ये दोनों किस में काउंट होंगे? प्रायद्वीप पठार। तो इन दोनों को लेकर यानी स्टार्टिंग वाले इन दोनों को लेकर यहाँ अपन नीचे एक लाइन में लिखेंगे कि अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अरावली एंड हाड़ौती अरावली एंड हाड़ौती आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अरावली एंड हाड़ौती आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो इसका मीनिंग हमारे लिए तो कितने भौतिक प्रदेश हैं ये? हमारे लिए दो हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में एक ही जगह पढ़ा जाएगा प्रायद्वीप पठार के अंदर। अब आगे जो बचे हुए भाग हैं डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन। जैसे ये वाला भाग तो हो गया अपना प्रायद्वीप पठार में, ये तो माउंटेन आ गई, ये राजस्थान का पठारी भाग आ गया, ये दिल्ली की ओर फैली हुई अरावली, और ये इधर राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ हाड़ौती राजस्थान वाले पार्ट में। अब अरावली के इधर वाला जो भाग बचा हुआ है राजस्थान का पूर्वी मैदान, ये वाला हिस्सा, और राजस्थान में इस साइड वाला जो भाग बचा हुआ है वो डेजर्ट। तो डेजर्ट वाला जो एरिया है इस साइड में पाकिस्तान की ओर से एक नदी जाती है सिंधु। इस सिंधु के लगभग पैरेलल इधर चला करती थी सरस्वती। इसका मीनिंग राजस्थान का जो अरावली का पश्चिमी भाग है ये मैदान था सिंधु सरस्वती का मैदान। इस साइड में से मुख्य नदी जाती है चंबल, राजस्थान के पूर्वी मैदान की तरफ। जो भारत के उत्तर विशाल मैदान में एक नदी आती है यमुना, और यमुना कनेक्ट होती है गंगा, तो इसको कहा जाता है गंगा यमुना का मैदान, क्योंकि यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है इसको यमुना मैदान कह दो चाहे गंगा यमुना का मैदान, यानी एक गंगेटिक और यमुना प्लेन के रूप में, गंगा और यमुना के मैदान के रूप में है। लेकिन ना तो डायरेक्टली राजस्थान में एक गंगा आती है और ना यमुना आती है, अपने यहाँ की नदी उनसे जाके कनेक्ट होती है। इस कारण अपन इनडायरेक्ट रूप से इसको गंगा यमुना का मैदान ही कहते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदान। और पश्चिमी मैदान को हम कहते हैं सिंधु सरस्वती का मैदान। तो सिंधु तो उधर पाकिस्तान की ओर रह गया, और इधर अपना जो शुष्क मैदान बच गया वो सरस्वती का मैदान। भारत के पूर्व में इधर असम वगैरह की ओर है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो उसमें इस एरिया को पूरे को पढ़ोगे, भारत का उत्तर विशाल मैदान, उसमें 3 मैदान पढ़ोगे। इधर तो सिंधु, सरस्वती तो नहीं रही, इसका ये शब्द यूज भी नहीं करते, और इस साइड में मुख्य नदी गंगा है, तो यमुना नहीं लिख के सीधा ही अपन क्या बोलते हैं गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान। और इस साइड वाले को पढ़ा जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखा जाए तो ये वाला जो फिजिकल डिवीजन है पूरा इंडियन ज्योग्राफी में किस नाम से आता है? नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान। तो ये उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है ये पूरा। तो उत्तरी विशाल मैदान का वो हिस्सा जो सूखा हुआ है वो तो हमारे लिए क्या है? डेजर्ट। और जो अब भी उपजाऊ है वो हमारे लिए पूर्वी मैदान। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अरावली और हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। वाइल द डेजर्ट एंड ईस्टर्न प्लेन आर द पार्ट ऑफ नदर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। तो ये जो बच गए ये जो 2 भाग हैं, तो फर्स्ट वाला जो लाइन लिखा है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना जबकि, जबकि 2 भागों के बारे में तो बता दिया ना अपने, अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जबकि
मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान, while the desert and eastern plain are the part of northern great plain of India, जबकि मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। while the desert and eastern plain are the part of northern great plain of India, जबकि मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। तो इसका मीनिंग हमारे लिए तो दो फिजिकल डिवीजन है, एक तो डेजर्ट है हमारे लिए, दूसरा ईस्टर्न प्लेन है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में ये एक में ही काउंट होता है, उत्तर विशाल मैदान के अंदर। तो वैसे तो पहचानना काफी आसान है। देखो इंडियन ज्योग्राफी में जो मेन फिजिकल डिवीजन है, वैसे तो भारत के भौतिक प्रदेशों को जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे 6 भागों में बांटा जाता है, लेकिन उसमें जो मेन फिजिकल डिवीजन है इंडिया में, वो एक तो हिमालय, एक नदन ग्रेट प्लेन उत्तर विशाल मैदान, एक पढ़ा जाता है भारत में ये वाला प्रायद्वीप पठार, एक प्रायद्वीप पठार और समुद्र के बीच में यहां आते हैं कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। तो आपको एग्जामिनर ऑप्शन इन्हीं में से पहचानने के लिए देगा। 4 भौतिक प्रदेशों में से अपने वाले, जैसे आपको देगा कि अरावली और हाड़ौती इंडियन ज्योग्राफी में किसका पार्ट है, तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप हिमालय बता दो, या उत्तर विशाल मैदान, या प्रायद्वीप पठार, या तटीय मैदान। तो यहाँ थोड़ा सा अपने को यानी नॉर्मल सेंस वाली बात है कि जिनके लिए पूछा है अरावली और हाड़ौती एक कैसे भाग हैं, मिट्टी वाले या टफ चट्टानी भाग। तो इसका मीनिंग चट्टानी भाग है, तो ये उत्तर विशाल मैदान का और तटीय मैदान का हिस्सा तो नहीं हो सकते। भाई अगर पर्वतमाला है और पठार है तो ये ना तो उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा हो सकता है, ना तटीय मैदान का हिस्सा हो सकता है। तो ना तो कोस्टल प्लेन से ये बना होगा और ना नदन ग्रेट प्लेन से बना होगा, ये या तो हिमालय का हिस्सा होगा या फिर प्रायद्वीप पठार। तो क्या हिमालय माउंटेन राजस्थान में है क्या? नहीं है। तो इसका मीनिंग फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। फिर दूसरा है डेजर्ट एंड ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान, ये मिट्टी वाले भाग हैं दोनों, मरुस्थल में भी मिट्टी है, मैदान में भी मिट्टी है। तो क्या ये जो मिट्टी वाले भाग हैं ये इन टफ पार्ट से बने होंगे क्या, हिमालय से और प्रायद्वीप पठार? तो इसका मीनिंग ये दोनों भाग हिमालय और प्रायद्वीप पठार में तो काउंट ही नहीं हो सकते। फिर सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, या तो इनको उत्तर विशाल मैदान में काउंट करो या तटीय मैदान। तो क्या हम समुद्र के किनारे पर हैं, तो हम इसमें शामिल ही नहीं हो सकते। तो ऑप्शन एक ही बचा, उत्तर विशाल मैदान। तो इसका मीनिंग राजस्थान के जो टफ वाले पार्ट हैं वो तो है टफ वाले पार्ट का हिस्सा यानी प्रायद्वीप पठार, और हमारे जो सेडिमेंट या मिट्टी वाले पार्ट है वो है मिट्टी वाले पार्ट का हिस्सा, जिसमें 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो उत्तर विशाल मैदान या तटीय मैदान। तो समुद्र के किनारे पे अपन नहीं, कोस्टल प्लेन में काउंट नहीं होंगे, अपन होंगे नदन ग्रेट प्लेन के अंदर। तो आपको जान के खुशी होगी कि आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस अब इस चैप्टर के अंदर टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है आपको। जैसे कि आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में एक तो है आपके सामने अंगारा लैंड, एक ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, एक ऑप्शन है टेथिस सागर, एक ऑप्शन है जीटी, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, टेथिस सी। एग्जाम में शॉर्ट में नहीं आएगा, पूरा नाम आएगा वहां, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। यहां बोले तो अपन बी एंड सी ये भी लिख सकते हैं ऐसे। राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग या टेरेस्टोरियल पार्ट से हुआ है? तो स्थलीय भाग हमारे 2 ही थे पेंजिया के, एक तो अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान इज फॉर्म्ड बाय विच टेरेस्टोरियल पार्ट या लैंड पार्ट? राजस्थान का निर्माण किस स्थल या कठोर भाग या महाद्वीपीय भाग से हुआ है? तो महाद्वीपीय भाग या तो अंगारा लैंड में थे या गोंडवाना लैंड। तो हमारे राजस्थान का जो निर्माण है वो किस स्थलीय भाग पर हुआ है? गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन के अंदर ये की वर्ड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। राजस्थान का निर्माण किस
भूसन्नति या जलीय क्षेत्र में हुआ है, तो बाउंड किया हुआ है ना, भूसन्नति बतानी है। आंसर रहेगा टेथिस सागर। अभी तक आपको क्वेश्चन में ऑप्शन या कंडीशन दी जा रही थी, कंडीशन को हटा लिया गया है। राजस्थान का निर्माण किस पर हुआ है? गोंडवाना लैंड पे भी हुआ है और टेथिस सागर पे भी हुआ है। आंसर क्या रहेगा? और एक क्वेश्चन, किस भाग से राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ? अंगारा लैंड। इसका मीनिंग ये एग्जामिनर का क्वेश्चन तय करेगा कि आंसर किस ओर जाएगा। समझ में आ गए? तो एक तो यहाँ से अधिकतम 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अपने को सीधा से ये समझ में आना चाहिए कि राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड, और जिसमें गोंडवाना लैंड है ये अपने आप में स्थलीय भाग है और टेथिस सागर अपने आप में भूसन्नति है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो अभी आपसे पूछा था मैंने, जैसे कि एक ऑप्शन तो दे दिया गया हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वतमाला। एक ऑप्शन दिया गया है उत्तर विशाल मैदान। उत्तर विशाल मैदान के नीचे है अपना प्रायद्वीप पठार, और प्रायद्वीप पठार और समुद्र के बीच में तटीय मैदान। जो अपने कोस्ट या कोस्टल प्लेन तट पे स्थित मैदानी भाग। ये तो क्वेश्चन का पार्ट ही, आपका आंसर अलग से है इस साइड में। ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन का पार्ट। और क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है? डिमांड ये की गई है अरावली एंड हाड़ौती आर दी पार्ट ऑफ विच फिजिकल डिविजन्स। तो अरावली और हाड़ौती किस नेचर के हैं? दोनों टफ हैं, कठोर हैं। तो कठोर हैं तो ये इसमें तो काउंट नहीं होंगे, उत्तर विशाल मैदान और तटीय मैदान। ये या तो हिमालय में हो सकते हैं फिर प्रायद्वीप पठार, और हमें पता है कि हिमालय का कोई भी हिस्सा राजस्थान में, तो एक ही ऑप्शन बचता है थर्ड, प्रायद्वीप पठार। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर ही है प्रायद्वीप पठार, आंसर फॉर्मेट में ये कहाँ दिया हुआ है? ए के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर वहां राइट टिक नहीं लगाए, क्योंकि फिर जब आप ओएमआर सीट भरते हो तो आपका ऑप्शन क्या भरोगे आप? सी। वहां अंडरलाइन क्या करो, राइट टिक इसमें क्या करो, यानी वो सी वाला आंसर इसमें, ये वाला ए आंसर, ओनली सी। फिर नेक्स्ट इसमें एक को हटा दिया, हाड़ौती। हाड़ौती इस जगह एक शब्द इन्होंने डेजर्ट यूज कर लिया कि अरावली और राजस्थान का मरुस्थलीय भाग कौन से भौतिक प्रदेश, तो जो टफ वाला पार्ट है वो तो किस में है? प्रायद्वीप पठार। अब डेजर्ट यानी सोइल वाला पार्ट, वो इन दोनों में से किसी एक में है। तो ये जो डेजर्ट और पूर्वी मैदान है अपना, ये उत्तर विशाल मैदान में नदन ग्रेट प्लेन में। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये रहेगा सी, आगे वाले के अकॉर्डिंग रहेगा बी। तो ये सी, बी या बी और सी वाला ये आंसर रहेगा बी। फिर इसमें अरावली को हटा दिया, एक तो डेजर्ट और इसके साथ जोड़ दिया गया ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। तो वापस दोनों एक ही नेचर के आ गए, उत्तर विशाल मैदान, ओनली बी। एक क्वेश्चन के राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन से भागों से नहीं बने हुए, तो अपने को नहीं पता कौन से, अपने कौन से बने हुए वो याद करो। हम बने हुए हैं उत्तर विशाल मैदान से और प्रायद्वीप पठार। तो इसका मीनिंग जिनसे बने हुए हैं वो तो आपको लिखवाया हुआ है, तो इसका मीनिंग जिनसे नहीं बने हुए वो नहीं लिखवाया हुआ। तो हिमालय का कोई भी हिस्सा राजस्थान में नहीं है, और समुद्र तट के मैदानों में राजस्थान शामिल नहीं होता। राजस्थान से दक्षिण वाला राज्य गुजरात, वहां से समुद्र तट स्टार्ट होता है। तो कौन सा भाग राजस्थान में नहीं है, राजस्थान नहीं बना हुआ? तो हिमालय और तटीय मैदान, ए और डी। तो इसमें भी क्वेश्चन की जैसी डिमांड होगी आंसर उस ओर रहेगा। तो ये टोटल 7-8 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मेंस के अकॉर्डिंग यहां से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पेंजिया, पेंथालासा नहीं बनेगा, पेंथालासा राजस्थान में है ही नहीं महासागर। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? टेथिस सागर। यानी जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको लिखा है पॉइंट फर्स्ट और एक पॉइंट नंबर थर्ड, ये 2 क्वेश्चन जिनको आपको आरएस मेंस के अकॉर्डिंग यानी 15 वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये लास्ट में इस चैप्टर में आपका होमवर्क है मेंस को लेकर। तो ये लिख दो आरएस मेंस, ये 2 क्वेश्चन लिख दीजिएगा, पेंजिया और टेथिस से।
इसमें क्वेश्चंस में एक पेंजिया है और दूसरा क्वेश्चन आपका टेथिस से। देखो, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आरएस के लिए मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन जब मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद में धीरे धीरे मेहनत नहीं करना चाहोगे। मीनिंग समझ में आ रहा है? कई बार अपनी किसी काम को करने की तब तक इच्छा रहती है जब तक नहीं करते, और जिस दिन करने लग जाते हैं उस दिन उसकी करने की इच्छा धीरे धीरे कम होती है। तो ये वाला जो आप अभी जो आपकी कॉपी है वो आपकी ज्योग्राफी के नोट्स की कॉपी है, यानी इसमें राजस्थान ज्योग्राफी का जितना भी आपका मैटर रहेगा, सिलेबस का पार्ट, वो कंप्लीट रहेगा इसमें। इस नोट्स की कॉपी के अलावा आपकी एक क्वेश्चन आंसर की कॉपी और होनी चाहिए आपके पास। सिर्फ सब्जेक्ट ही होनी चाहिए, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही होने चाहिए उसमें। तो ये क्वेश्चन वाली कॉपी है, इसमें आपको फायदा क्या होगा, जैसे कि अभी ये जो ये चैप्टर भी आपने लिखा है नोट्स के अंदर, ये वाला ये आपने लिखा है 1 से 2 पेज के अंदर। ये अलग अलग स्टूडेंट्स के फॉन्ट अलग अलग हैं, किसी का 1 पेज में लिखा है, किसी का 1.5 में, किसी का 2 में, मैक्सिमम 1 से 2 तक। अब इस क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में इस चैप्टर में अधिकतम कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों 15-15 शब्द यानी 4-4 लाइन वाले हैं। तो इसका मीनिंग ये जो 1 से 2 पेज हैं ये क्वेश्चन आंसर वाली में, यानी जब आपका सब्जेक्टिव पेपर हो तो आपको ये 2 पेज नहीं पढ़ने हो, आपको सिर्फ ये 8 लाइनें पढ़नी हो, 4 पेंजिया के बारे में और 4 टेथी सागर में, यानी आधे पेज में काम हो गया। और जब ये क्वेश्चन आंसर वाला पैटर्न, यानी ये जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ ही पॉसिबल है। इसके बाद एक काम और करोगे आप, जिसमें इस सब्जेक्ट को हम समराइज करेंगे, संक्षिप्त करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन आंसर का काम कंप्लीट कर लो, यानी आपका जिस दिन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उस दिन के बाद आप प्रैक्टिस ये करना कि जो पेंजिया जो लिखा आपने, उस पेंजिया में से कौन कौन से कीवर्ड हैं जिसके बारे में जनरली अपने को बताना होता है। तो उसमें एक तो ये रेफरेंस बताना होता है अपने को, अल्फ्रेड वाला, अल्फ्रेड वेगनर। एक पेंजिया को अपने को बताना होता है कि ये महाद्वीपों के लिए यूज हुआ है। एक इसके 2 भाग बताने होते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये सारी चीजें इसमें कवर करनी होती हैं। तो यहाँ जो आपने 4 लाइनें लिखी थी, ये समराइज में 4 लाइनें आपके एक लाइन में आनी चाहिए। और ये जो सेकंड है टेथिस से, टेथिस सागर, तो टेथिस में आपको, टेथिस सागर में आपको लिख देना कि ये भूसनती है और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य है, और इसमें हिमालय, नदन ग्रेट प्लेन और डेजर्ट, इसको भी एक लाइन में ले आना है। यानी 4 लाइनों में जो फैक्ट अपने को लिखना है उसमें एक तो ये बताना है कि टेथिस सी इज ए जियोसिंक लाइन which is lies between Angara land and Gondwana land and Himalaya, northern Great Plain and desert area of Rajasthan is formed on Tethys Sea, या थर्ड डेजर्ट is formed on Tethys Sea। तो ये वाले जो कीवर्ड, तो इसका मीनिंग लास्ट में आपका जो ये चैप्टर है जो 1.5 पेज का था समराइज के अंदर, आपका ये चैप्टर सिर्फ 2 लाइन में रह गया। इसका मीनिंग यहाँ की जो 8 लाइनें थी ये कितने में कन्वर्ट हो गई? 2 लाइनों में, यानी 4 लाइनों का एक लाइन में कन्वर्ट होने का मीनिंग है कि मैटर 1/4 होना, और ये 4 लाइनें एक लाइन में कन्वर्ट होगी, इसका मैटर 1/4। तो नोट्स वाली कॉपी है वो बनेगी आपके लगभग 200 से 250 पेजेस की, लगभग 200 से 250 पेज की कॉपी होगी। और इसको जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखोगे तो लगभग आधे में आ जाएगी। जैसे ये 1 से 2 पेज हैं, ये 8 लाइन में आ गए यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक चीज का क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ में फैक्ट बनते हैं तो फैक्ट मेंस में नहीं आते। अपने क्वेश्चन बनने वाले, अगर लगेगा अपने को हाँ इस मैटर से बन सकता है, अपने को पता है पेंथालासा से राजस्थान में क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, पेंथालासा राजस्थान में है ही नहीं, तो वो तो कॉन्सेप्ट है इसलिए मीनिंग लिख लिया अपन ने उसका। तो ये वाले जो 1.5-2 पेज थे ये आते यहाँ कितने में कन्वर्ट हो गए? लगभग आधे या आधे से कम मैटर में। तो ये 150 पेज की कॉपी, यहाँ क्वेश्चन आंसर वाली जो कॉपी है, सॉरी 250 पेज की, ये लगभग आपके 100 से और 120 पेज में रह जाएगी। और 120 पेज वाली ये जो कॉपी है
आगे जाके ये 1/4 रह जाएगी। यानी जहां आप कीवर्ड लिख रहे हो कि आंसर में अपने को क्या क्या डालना है, सिर्फ वो कीवर्ड। कोई चीज थोड़ी टफ और समझ में नहीं आ रही हो, उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दो यहाँ। यानी हर एक चीज आपको कीवर्ड में याद नहीं रहेगी। जिस चीज को आप बार बार भूल रहे हो इसका मीनिंग उसको थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहिए, ताकि आपको बार बार ये या ये वाली कॉपी नहीं खोलनी पड़े। सिर्फ आपके ये जो पेज रहेंगे, यानी 120 का 1/4 पेज, लगभग 25 से 30 पेज। तो लास्ट में आपकी राजस्थान ज्योग्राफी इन 30 पेजों में होनी चाहिए, 25 से 30 पेज में। यानी लगभग जिसके अंदर 20 टॉपिक्स हैं तो वो 20 टॉपिक्स आपके लगभग 20-25 पेजेस में आने चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में 10 टॉपिक्स हैं तो 10 पेजेस में आने चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 8 टॉपिक्स हैं तो 8 पेजेस में आने चाहिए। तो इस तरीके से पूरा सब्जेक्ट आपका लगभग 40-50 पेजेस मैक्सिमम आ जाना चाहिए। और जिस दिन आप नोट्स लिखने बैठते हो, राजस्थान ज्योग्राफी 250 पेजेस, इंडियन ज्योग्राफी लगभग 250 पेजेस, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी अप्रोक्सीमेट 250 पेजेस। ज्योग्राफी में लगभग कितने पेज हैं? 750 पेज। और ये सेकंड पेपर जो है आपका, उस सेकंड पेपर का एक पार्ट है ज्योग्राफी, तो उसमें आपके साइंस वाला पार्ट भी है, उसमें आपके शायद एथिक्स वगैरह ये कुछ टॉपिक्स और भी हैं, लेकिन वो छोटे टॉपिक हैं। उनको अगर आप कंसाइज करोगे, छोटे करोगे, तो वो ऐसे हैं कि 5 से 10 पेज में आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 30-40 पेज का तो पूरा मैटर है उनका। तो उनको और शॉर्ट में करोगे तो लगभग 5 से 10 पेज में तैयार हो जाएगा। तो साइंस वाले को भी आप ऐसा ही प्रयास करो कि पूरी साइंस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके मैक्सिमम 50 से 60 पेजेस में पूरी साइंस हो आपकी। और छोटे वाले सब्जेक्ट में वो तो पॉसिबल है कि आपके 20 पेज मैक्सिमम। तो ज्योग्राफी के 50, इधर लगभग 50, इधर के 20, लगभग 120 पेज। तो जो आपका सेकंड पेपर है और फर्स्ट पेपर है वो आपका एक ही दिन में होता है। तो उससे एग्जाम से पहले अपन कम से कम ये सोचते हैं कि पिछले एग्जाम से 2 दिन पहले अपन पेपर फर्स्ट और सेकंड को दे रहे होते हैं। आगे वाले पेपर अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मीनिंग पेपर फर्स्ट और सेकंड जो एग्जाम से पहले 2 दिन है, उसमें आप एक दिन में 120 पेज पढ़ सकते हो आराम से। और नेक्स्ट डे जो होता है उसमें ऐसा ही दूसरा पोर्शन जिसमें दूसरा सब्जेक्ट यानी पेपर फर्स्ट के वो भी आप लगभग 120 पेज में और पेपर सेकंड के भी 120 पेज। तो 2 दिन में आप 240 पेज निकाल सकते हो अगर आपके 2-3 बार, क्योंकि आप 3 बार रिवीजन कर चुके हो। रिवीजन आपने अपने नोट्स लिखे, उनको पढ़ा, जब आपने इन क्वेश्चन आंसर को लिखा, भले ही कॉपी से देख के लिखो एज इट इज, लेकिन आपने देख के भी लिखा तो अपनी मेमोरी में धीरे धीरे सेट हो रही है कि इसमें अपने क्या क्या लिखा है। तो सेकेंड बार रिपीटेशन, और तीसरी बार जब आपने इनको और ज्यादा कंसाइज या समराइज किया है तो थर्ड टाइम आपने लिखा तब आपने फैक्ट को देखा। तो 3 बार रिवीजन आपका यहाँ हो गया। इसके बाद में 2-3 बार अगर आप और पढ़ लेते हो क्लास टेस्ट के टाइम, 1-2 बार रिवीजन के टाइम, तो एक सब्जेक्ट अगर 5 या 6 बार रिवीजन हो जाता है तो फिर धीरे धीरे अपने को समझ में आने लग जाता है कि सब्जेक्ट की थीम क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और ये वाली जो प्रैक्टिस करते हो ये आपको वो फायदा देगी जो मंडे को टेस्ट को आधी क्लास खाली होने के लिए मजबूर होती है ना, इस कारण होती है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं होती। वो कई बार क्या होता है आप पढ़ के आते हो लेकिन आपके दिमाग में ये रहता है लिखूं क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मीनिंग आपकी ये प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका मीनिंग प्रैक्टिस सबसे लास्ट वाली पहले मत करने बैठ जाना। ये जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और किसी दिन आपको संडे को टाइम मिल रहा है कि रिपीट करने का पुराने सब्जेक्ट को, तब ये काम किया करो, क्योंकि ये काम है क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी देख के और एक दिन में निपटाने वाला काम है, क्योंकि 25 पेज एक दिन में लिख सकते हो आप, समराइज कर सकते हो। तो सब्जेक्ट को लास्ट में ये करो कि 25 पेज में पूरा सब्जेक्ट आ जाए। तो इसलिए प्रयास ये करना कि नोट्स वाली कॉपी ये जो चल रही है ये अलग चलने देना। क्वेश्चन आंसर वाली जैसे आजकल मार्केट में आ रही है ना जो लाइनदार कॉपियां, जिसमें 50 वर्ड के लिए 4 लाइनें, 15th वर्ड के लिए, और 50 वर्ड के लिए 8 लाइनें, और 100 वर्ड्स के लिए जिसमें पूरा पेज लगभग 18 से 22 लाइनें आपको मिलती हैं। ये वाली कॉपी लेकर आना, लाइन वाली, क्योंकि आपके एग्जाम में आरपीएससी जो कॉपी देगी वो यही देगी, लाइनदार कॉपी। तो आप लिखना उसी पैटर्न में स्टार्ट करो जैसे आरपीएससी कॉपी दे। भाई आप सफेद पेज में क्यों लिखो, सफेद पेज में नोट्स बनाओ आप आराम से।
यानी जो आपको ठीक लगे, अट्रैक्टिव लगे, जल्दी समझ में आए, लेकिन जो प्रैक्टिस हो आपकी इन लाइनदार में हो, क्योंकि वहां पे भी यही मिलेगा। तो भाई युद्ध की तैयारी के लिए वैसे ही मैदान में लड़के देखो ना जैसे होना है। तो इसका मीनिंग उसी पेजेस में उन्हीं लाइनों के अंदर पहले लिखने का प्रयास करें। हाँ, इसमें यह कर सकते हो, इन 4 लाइनों में आपका आंसर नहीं आ रहा, तो इसके अंदर आप जब भी देखते हो कि दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसके बीच में थोड़ा गैप होता है, तो इसमें लास्ट वाली लाइन है उसके साथ में एक लाइन और बना लो, और ऊपर वाली लाइन है उसमें भी क्वेश्चन के बीच में थोड़ा गैप रहता है, यहाँ एक लाइन और बना लो। कि सर ये एग्जाम में थोड़ी ना बना सकते, नहीं बना सकते, लेकिन आप जिस पेज को यूज कर रहे हो वो पेज है A4 साइज, जबकि आरपीएससी वाला जो पेज आएगा उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग आपके इस पेज से 1/4 पेज एक्स्ट्रा होता है वो। तो इसका मीनिंग है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर अगर आप लिखना चाहो तो इस कॉपी में एक एक लाइन और बना लो, 5 से 6 लाइनों में लिख दो, क्योंकि वहां वो मैटर आपका यहाँ जो 6 लाइनों में लिखा है वो आपके वहां वाली उस कॉपी के 4 लाइनों में इजीली आ जाएगा। तो प्रयास ये करें, यहाँ जो 18 लाइन वाला उसमें भी 1-2 लाइनें और एक्स्ट्रा बना लो, ऊपर नीचे एक एक लाइन एक्स्ट्रा कर लो। ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। सेकंड हेडिंग डालिएगा, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। तो इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक तो राजस्थान की स्थिति को लेकर जिसमें 2 पॉइंट्स को कवर करना है, अक्षांश और देशांतर, और एक सेकंड पार्ट है विस्तार वाला जिसमें 3 पॉइंट्स रहेंगे, एक तो राजस्थान का एरिया, एक उसकी आकृति, और एक आकृति के चारों ओर उसकी सीमाएं। तो इस सेकंड चैप्टर के अंदर अपने 2 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। एक तो लोकेशन यानी इस वाले पोर्शन में, स्थिति वाले पार्ट में। तो स्थिति में तो अपने को पढ़ना होगा एक तो लैटिट्यूड्स और एक लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर, इन 2 पार्ट्स को कवर करना होगा। जबकि विस्तार वाला जो एरिया है, तो जैसा ही कल भी मैंने बताया था, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के विस्तार का पहला मीनिंग होता है उसका एरिया। कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन, राजस्थान हो चाहे इंडिया हो, उसमें विस्तार का पहला मीनिंग अपन क्या लेते हैं, उसका एरिया कितना है। जिसके पास एरिया होगा उसकी एक निश्चित आकृति होगी, और जिसके पास एक निश्चित शेप या आकृति होगी उसके पास अपनी बाउंड्रीज भी होंगे। बाउंड्री, तो इसमें विस्तार वाले में राजस्थान का क्षेत्रफल, उसके छोटे बड़े जिले जो भी हैं, उसमें राजस्थान की आकृति, क्योंकि जिलों की आकृतियां तो पहले ज्यादा फेमस थी, आजकल तो जिलों की आकृतियां बिगड़ गई हैं, क्योंकि जिलों को अलग अलग डिसमेंटल कर दिया ना, तोड़ दिया गया जिलों को। क्षेत्रफल, आकृति एवं सीमा या बाउंड्रीज, सीमाएं। तो इस चैप्टर में अपने को ये मेन 2 पार्ट अपने को कवर करने हैं, इसमें टोटल 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। इसका मीनिंग एग्जामिनर के पास यहाँ क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी 5 जगह से, या तो वो अक्षांश से, लैटिट्यूड से क्वेश्चन निकालेगा, या देशांतर है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये किस टाइप के रहेंगे, लोकेशन को लेकर, या फिर विस्तार में उसका क्षेत्रफल से, एरिया से क्वेश्चन होंगे, या आकृति से क्वेश्चन होगा, या राजस्थान की बाउंड्री से क्वेश्चन होगा। तो इस चैप्टर को इस तरीके से फॉर्मेट में डिवाइड करो। फिर ए हेडिंग लेंगे अपन, लोकेशन ऑफ राजस्थान। टॉपिक हेडिंग डाल के इसका फॉर्मेट बना दीजिए, यानी इसमें क्या क्या कवर करना है। एक तो लोकेशन, स्थिति वाला पार्ट जिसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। दूसरा पार्ट इसमें एक्सटेंशन या विस्तार, जिसमें विस्तार यानी एरिया, राजस्थान के शेप, और उसकी आकृति या बाउंड्रीज, आकृति के बाद में उसकी बाउंड्रीज या सीमाएं।
विस्तार में क्षेत्रफल, आकृति एवं सीमाएं। बाउंड्री या बाउंड्रीज या बॉर्डर लिख सकते हो, जो कि 2 भाग में डिवाइड रहेगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तब डिवाइड कर लेंगे इसको, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री और एक इंटर स्टेट बाउंड्री। अब इसमें कैपिटल ए जो हेडिंग में वो लीजिएगा, लोकेशन ऑफ राजस्थान, यानी स्थिति अपन किसकी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की। लोकेशन वाला ये फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा। अब जैसे राजस्थान की लोकेशन या स्थिति की बात करते हैं तो अपने को पता है कि अपने को 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, क्योंकि कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो किस पे डिपेंड होती है, एक तो अक्षांश पे और दूसरी होती है देशांतर पे। तो अक्षांश के ऊपर डिपेंड होती है, तो अक्षांश में हम डिसाइड करते हैं इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा से कि अक्षांश में आप जो प्रधान अक्षांश है उसके किस ओर हो आप, या तो आप रहोगे नदन में या रहोगे सदर्न पार्ट में। तो हमारी राजस्थान की जो स्थिति है वो यहाँ पर है 0 डिग्री के नॉर्थ में, जैसे कि इंडिया की है। तो इसका मीनिंग अक्षांश के तौर पे हमें कौन से गोलार्ध में देखा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। या नदन हेमेस्फेयर वाले पार्ट में, नॉर्दर्न हेमेस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और देशांतर में जब हम बात करेंगे तो देशांतरों में भी एक प्रधान देशांतर होता है जिसको हम कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक तो ईस्ट में और एक वेस्ट में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और इसमें हमारी स्थिति यहाँ पे 0 डिग्री के ईस्ट में। तो देशांतरों में जो यूनिट हमारी यूज होंगी वो कौन से डायरेक्शन वाली होंगी, ईस्ट वाली। पूर्वी गोलार्ध। तो इन डायग्राम से सिर्फ अपने को इतना समझ में आएगा कि अपनी जो अक्षांश और देशांतरीय जो स्थिति रहेंगी, जो भी रहेगी मैथमेटिक्स वैल्यू जो भी आएगी उसमें क्या डायरेक्शन यूज करनी है। तो अक्षांश है कि उसके साथ डायरेक्शन यूज होगी अपनी नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश नदन लेटीट्यूड। क्यों, क्योंकि हमारा जितना भी पार्ट है वो 0 डिग्री के नॉर्थ में। और देशांतर में जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो हमारी जीएमटी के ईस्ट में है। तो देशांतर में जो भी यूनिट यानी जो मैथमेटिक्स वैल्यू लिखी हुई रहेगी उसके आगे क्या लिखा हुआ रहेगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशों के अकॉर्डिंग राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरों के अकॉर्डिंग राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। ये डायग्राम बनेगी। ये जो इंडिकेट किया अपन ने काइट शेप में, ये राजस्थान, वहां पे भी राजस्थान। इंडिया की लोकेशन भी सेम यही रहती है। भारत जितना भी है वो 0 डिग्री के उत्तर में है, तो भारत भी अक्षांशों में नदन लेटीट्यूड्स में होता है और लॉन्गिट्यूड्स में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में होता है। सेम इंडिया में जो होता है सेम वही राजस्थान में।
हाँ जी, डायग्राम बना लिया। तो जैसा डायग्राम में एज इट इज ऊपर से लेके लैंग्वेज में लिखना है इसको कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी। तो आपने उत्तरी तो किसके अकॉर्डिंग बताइए, अक्षांश, और पूर्वी किसके अकॉर्डिंग, देशांतर। तो इस डायग्राम के जस्ट नीचे लैंग्वेज में लिखो, राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और आगे डैश करके नदर्न ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी। राजस्थान की स्थिति जैसा ऊपर लिखा हुआ है, राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और आगे डैश करके लिख दो नदर्न ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी। तो उत्तरी तो किसके अकॉर्डिंग है, तो उस डायग्राम से पता लग जाएगा उत्तरी आपने लिखा है अक्षांश के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीक्वेंस में भी आपने ये रखा है अक्षांश एवं देशांतर। तो इसका मीनिंग पहले अक्षांश वाली है उत्तरी और उसके बाद देशांतर वाली है पूर्वी। तो इसमें हो सकता है कि एग्जामिनर सिर्फ अक्षांश वाली पूछे, तो आपको ऑप्शन तो वही देगा ना चारों, कि उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध। राजस्थान की अक्षांश स्थिति है जो लेटिट्यूडनल लोकेशन है। तो अपने को पता है जो लेटिट्यूडनल लाइन होती है उसमें दो ही लोकेशन होती है, या तो नॉर्थ हो सकती है फिर साउथ। आज गोली नहीं गोला लेकर आया था मैं। तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति में या तो नॉर्थ या साउथ, इन दो में से एक आंसर। अक्षांश में ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट किसके अकॉर्डिंग होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, और इन दोनों में से अपन किस और है, ये आंसर। क्वेश्चन की डिमांड अगर देशांतर को लेकर है, तो देशांतर में अपने को पता है जो ग्रीनविच है उसके बेस पे देखा जाता है, या तो ईस्ट में होगा या फिर वेस्ट में। तो देशांतर अगर डिमांड है तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्थ साउथ किसके लिए होते हैं, लेटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग होते हैं या तो ईस्ट में या वेस्ट में, और इसमें से अपना आंसर क्या है, ईस्ट। और दोनों मिला के पूछ लिया, राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति नदर्न ईस्टर्न, यानी उत्तरी और पूर्वी। वही हमने लिखा है कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी। बेस राजस्थान या अक्षांश और देशांतर को नहीं माना, बेस माना है इंडिया को। जैसे भी लिखा ना, राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर, तो इसका मीनिंग लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को बेस मान के पूछा है, और बेस में अगर आपके इंडिया या भारत वाली स्थिति को रखा। तो ये वाली जो स्थिति है ये राजस्थान की है, इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट वाली। तो राजस्थान की स्थिति यानी ऊपर वाली लाइन है एज इट इज यहां तक, तो राजस्थान की स्थिति अब बेस अक्षांश और देशांतर नहीं होकर इंडिया है, कि राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार। तो भारत में राजस्थान कहाँ दिखाई देता है, नॉर्थ ईस्ट में, इधर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, यानी एक स्टेटमेंट तो लिखा है अक्षांश देशांतर के अकॉर्डिंग, अगला स्टेटमेंट लिखिए राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया क्या, अब तो भारत ही लिखो। इंडिया भी लिख रहे हो, गलत नहीं है अभी तो, खैर थ्योरेटिकल में तो लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू इंडिया या भारत, और आगे डैश करके लिखो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इसका मीनिंग है कि भारत, राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत में कहाँ दिखाई देती है, तो इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट में दिखाई देता है, तो वो लिखना है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। अब एक बेस हमें कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग देखना कि राजस्थान की स्थिति महाद्वीप या विश्व में कहाँ है, या तो कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग महाद्वीप या विश्व के अकॉर्डिंग। तो विश्व का मीनिंग जनरली यही होता है कॉन्टिनेंटल पार्ट,
तो अपने को पता है कि जो ये अफ्रीका वाला जो पार्ट है, इसके इस साइड में ये एशिया, ये अपने यूरोप वाला पार्ट, ये है एशिया का पार्ट। एशिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यह है ईस्टर्न एशिया, ये नदर्न एशिया, ये सदर्न एशिया। और ये है वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया। तो एशिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सदर्न एशिया का इंडिया सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सदर्न एशिया, नॉट एशिया। एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है रसिया, रूस वाला पार्ट। रूस के बाद में दूसरा बड़ा राष्ट्र है चाइना, चाइना के बाद में तीसरा बड़ा है इंडिया। लगभग ऐसे सीक्वेंस वाइज ही है, रूस, चाइना और इंडिया। लेकिन सदर्न चाइना आता है लगभग ईस्टर्न एशिया, ये पूर्वी एशिया को कवर करता है। रूस आता है नदर्न एशिया और हम आते हैं सदर्न एशिया। तो कंडीशन सदर्न एशिया का सबसे बड़ा कंट्री इंडिया, तो इसका मीनिंग है इंडिया अगर सदर्न एशिया में है तो राजस्थान सदर्न एशिया में। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकली चेंज कई बार एग्जामिनर ये कर देता है कि आप इंडिया के इस वाले पार्ट में चल रहे हो इधर, तो वो सदर्न ईस्टर्न एशिया है। और इंडिया के अगर आप इस पार्ट में चल रहे हो, इसका मीनिंग ये सदर्न वेस्टर्न एशिया है। तो कई बार सदर्न एशिया आंसर नहीं होके, ऑप्शन नहीं होके सदर्न वेस्टर्न एशिया होता है। तो इसमें आंसर फिर इसको मानेंगे सदर्न वेस्टर्न एशिया की, और इसमें आएगा राजस्थान इस वाले पार्ट में। तो ऑप्शन तो अपन तो यहाँ तो थ्योरी में तो दोनों ही लिखेंगे कि राजस्थान की स्थिति विश्व या महाद्वीपों के अनुसार, और आगे डेस करके सदर्न एशिया और सदर्न वेस्टर्न एशिया, दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो नेक्स्ट में लिखे राजस्थान की स्थिति। स्टार्टिंग शब्द सेम है, सिर्फ बेस चेंज कर रहे हैं बार बार। तो पहले तो बेस क्या था, लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर उत्तर पूर्व में। सेकंड में था बेस भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट लिखो राजस्थान की स्थिति विश्व के अनुसार या महाद्वीपों के अनुसार। लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड और कॉन्टिनेंट्स। लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड या और कॉन्टिनेंट। राजस्थान की स्थिति विश्व या महाद्वीपों के अनुसार, और आगे डेस करके लिखो सदर्न एशिया, दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया, सदर्न एशिया और सदर्न वेस्टर्न एशिया। यानी सिंगल डायरेक्शन में है तब तो आंसर रहेगा सदर्न एशिया, और डबल डायरेक्शन में दी हुई है तब सदर्न वेस्टर्न एशिया, दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। यानी इस वाले पोर्शन की तरफ मिलेंगे अपन, इस वाले भाग में इंडिया के अकॉर्डिंग मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। अक्षांशों के अकॉर्डिंग मिलेंगे उत्तर में, और देशांतरों के अकॉर्डिंग मिलेंगे पूर्व में। तो वहां था नॉर्थ ईस्ट, इंडिया में था नॉर्थ वेस्ट, और एशिया में है सदर्न एशिया या सदर्न वेस्टर्न एशिया। ये समझ में आ गया। अब इसके अंदर राजस्थान की प्रॉपर जो अक्षांशीय स्थिति है, यानी इस चैप्टर का पहला पार्ट ये कि प्रॉपर जो लेटीट्यूड्स है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, कौन से जिले से लेकर कौन से जिले तक, इस लोकेशन को अपन डिटेल में स्टार्ट करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को कल से।